कॉन्टेक्ट विद 2 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो 2 अमाइनो एसिड्स के कांटेक्ट में जब आएंगे तो 1 अमाइनो एसिड जो है उसका ये वाला एंड रहेगा, देखो दिस इज द कार्बन, सारे सब्स्टिट्यूएंट नहीं बना रही हूं मैं यहाँ, दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दिस इज द another tetravalent carbon and this is the NH2 group of that tetravalent carbon। यहाँ पर इसका NH2 group present है, तो आपको पता था इसमें से OH और इसमें से 1H चला जाएगा, 1 वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा एंड CONH अटैच हो जाएंगे, ठीक है बेटे। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या बोलते हैं? द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वो आपको ये बताता है कि हाउ द अमाइनो एसिड्स दे आर अरेंज्ड इन आवर प्रोटीन्स, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दीस अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन के अंदर किस तरह से अरेंज्ड है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। एंड द पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन, इट इज प्रेजेंट इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। So if it is telling us about the sequence of amino acids in a string of protein, इससे हमें ये पता लगता है कि which is the first amino acid, first amino acid कौन सी है, और जहाँ पे वो प्रोटीन पॉलीमर जो है वो एंड हो रहा है वहां पे लास्ट अमाइनो एसिड जो है वो कौन सी है, ठीक है। हमेशा याद रखो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में जब प्रोटीन्स एग्जिस्ट करते हैं दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर स्ट्रिंग, एक लीनियर स्ट्रिंग की फॉर्म में होते हैं एंड सो मेनी अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन दैट linear arrangement, and it also tells us the position of each and every amino acid that is present in that linear string। तो कौन सी अमाइनो एसिड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, और जब वो स्ट्रिंग जो है वो उसका एंड हो रहा है तो उसकी टर्मिनल पोजीशन पे कौन सी अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है बेटे। तो देखो हमने लिखा है द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन, विच इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड, which is the second, and so on. It is finally confirmed by the primary structure of the protein, ठीक है। and what about कि किस तरह से हमें वो नजर आता है, तो a protein is imagined as a line in a primary structure, the left end is represented by the first amino acid and the right end is represented by the last amino acid, ठीक है। तो first amino acid is always also called a N terminal and the last amino acid is also called a C terminal। तो देखो इसको कैसे समझेंगे, तो कहते हैं कि हमेशा जब प्रोटीन्स जो है वो अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं तो उसको आप एक लीनियर स्ट्रिंग्स की फॉर्म में ले सकते हैं, लाइक दिस। Proteins is in the form of a linear string. This is the first end of that linear string of proteins or linear arrangement of amino acids। So many amino acids are present at the initiative position, जहां से ये इनिशिएट हो रहा है वहां पे कौन सी अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, फर्स्ट अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ पे कार्बन एटम है ना, और कार्बन एटम जो है उसके जहां पर लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जहां से ये लीनियर स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा वहां पे सबसे पहले हमें कौन सा ग्रुप नजर आएगा, अमाइन ग्रुप नजर आएगा। इसीलिए इस एंड को फर्स्ट अमाइनो एसिड के इस एंड को हमने क्या बोला है, एंड टर्मिनल बोला है। तो इसके बाद बहुत सारे इस तरह से और अमाइनो एसिड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, द अमाइनो एसिड व्हिच इज प्रेजेंट एट द लास्ट एंड, ठीक है। उसमें हमें जो ग्रुप लास्ट में नजर आएगा कार्बन के साथ अटैच, तो वो कौन सा ग्रुप होगा, COH ग्रुप होगा। इसीलिए इस टर्मिनल को हमने क्या बोला है, C टर्मिनल बोला, ठीक है। इसके बीच में बाकी सारी अमाइनो एसिड्स जो है वो लीनियर फैशन में अरेंज्ड होंगी, ठीक है। तो आपने सिर्फ इतना लिखना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन्स का, इट टेल्स अस अबाउट द पोजिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट अमाइनो एसिड, व्हिच अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट एट द इनिशिएटर एंड and which amino acid is present at the last end, the amino acid which is present at the initiator end, ठीक है। उसका कौन सा ग्रुप हमें विजिबल है, NH2 ग्रुप विजिबल होता है, इसलिए उस एंड को हमने क्या बोला है, एंड टर्मिनल बोला है। और जो लास्ट वाला है, लास्ट अमाइनो एसिड जो होगी उसका हमें कौन सा ग्रुप जो है विजिबल रहेगा,
COH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप विजिबल रहेगा, तो दैट्स व्हाई दैट एंड इज नोन एज द C टर्मिनल। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया। और इसमें हमेशा प्रोटीन्स जो हैं वो लाइंस की फॉर्म में या लीनियर स्ट्रिंग्स की फॉर्म में हमें नजर आएंगे। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का, उसमें इस तरह से अमीनो एसिड्स जो हैं उसको ऐसे डॉट्स की फॉर्म में दिखाया गया है। ईच डॉट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वन अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड देयर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ दीस अमीनो एसिड्स, एंड फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर वी कैन इजीली फाइंड आउट which amino acid is present in this linear string of proteins। क्लियर है? चलिए आगे देखो एक बार, I have shown you in the presentation, see the structure of the primary structure of the protein। ठीक है, जैसे एक माला होती है ना, उसमें एक क्या रहेगी, चेन रहेगी, और उसके अंदर क्या डाले हुए होते हैं, मोती डाले होते हैं। तो यहाँ पे ईच डॉट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो अमीनो एसिड जो है कौन से एंड पे प्रेजेंट है, फर्स्ट एंड पे प्रेजेंट है, उसका हमें NH2 ग्रुप सबसे पहले नजर आता है, इसलिए वो एन टर्मिनल है। और लास्ट अमीनो एसिड का कौन सा ग्रुप है, COH ग्रुप है, इसलिए वो कौन सा टर्मिनल है, C टर्मिनल है। ठीक है बेटे, ये प्रेजेंटेशन आपके पास आ चुकी हुई है, इसलिए घर में जाके देखेंगे उसको दोबारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्या कहते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। अ प्रोटीन थ्रेड दैट डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रिजिड रॉड। कहते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपने देखा है कि प्रोटीन्स जो हैं वो हमें लीनियर स्ट्रिंग्स के फॉर्म में नजर आए, पर हमेशा जो प्रोटीन थ्रेड है, ठीक है, वो लीनियर फॉर्म्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, एक रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। उसके अंदर अबिलिटी है उस थ्रेड के अंदर कि वो क्या कर सकता है, अपने आप को डिफरेंट फोल्ड्स की फॉर्म में अरेंज कर सकता है, लाइक अ हेलिक्स। ठीक है, तो ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। In proteins, only right-handed helix are observed, and other regions of the protein threads are folded on the other forms. So this is known as the secondary structure of the protein. तो देखो secondary structure protein का जो है, उसमें हमें proteins के linear threads नजर नहीं आते हैं. Instead of that, these linear threads they have the ability to fold over one another. ठीक है? इस तरह से कहते हैं कि सीधी हमें लीनियर चेन्स नहीं नजर आएंगी, उसकी जगह पे ये जो लीनियर थ्रेड्स थे उन्होंने क्या किया है, अपने आप को एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर लिया, और इस तरह से आपको बहुत सारे इसके अंदर क्या नजर आ रहे हैं, फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे हेलिसेस जो है वो नजर आ रही है। तो ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का, इसको हमने क्या बोला है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोला है। और जब भी वो कहते हैं कि ये जो लीनियर स्ट्रिंग्स हैं प्रोटीन्स की अपने आप को फोल्डेड फॉर्म में अरेंज करेंगी, तो हमेशा ये फोल्ड्स जो हैं वो राइट हैंडेड फैशन के अंदर बनी। ठीक है, तो ज्यादातर प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है उसमें एग्जिस्ट करने वाले जो फोल्ड्स हैं वो हमें राइट हैंडेड फैशन में अरेंज नजर आते हैं। ठीक है, तो इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर बेटे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है उसमें फर्दर टू टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है। वन इज नोन एज अल्फा हेलिक्स। तो अभी मैंने जो आपको ड्रॉ करके बताया है ये एग्जांपल है अल्फा हेलिक्स। This is example of alpha helix. ठीक है, another type of structure also come under secondary helix, and that is known as the beta pleated sheath. ठीक है बेटे, दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है उसे हम बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। उसके अंदर देखो क्या डिफरेंस है इससे, इस तरह से प्रोटीन्स जो है, ठीक है, वो अपने आप को किस फॉर्म में अरेंज करते हैं, प्रोटीन्स जो है वो अपने आप को शीट्स की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। इस तरह से प्रोटीन्स की बहुत सारी क्या बनती हुई है, शीट्स बनती हुई है, और इसी तरह की नीचे भी है शीट्स। ठीक है, और आसपास की जो एडजेसेंट शीट्स है ना वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज। ठीक है, इमेजिन करो जैसे हमारे पास नीचे एक पूरी की पूरी रो जो है वो बहुत ही थिन शीट्स की है, उसके ऊपर एक और रो है थिन शीट्स की, उसके ऊपर एक और रो है। तो अगर आप ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो वो सारी एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी बड़े आराम से। ठीक है, अगर हम उसे ओपन करेंगे तो कहते हैं कि ऐसे नहीं है कि वन शीट जो है प्रोटीन की वो दूसरे वाले से अलग है, दोनों के बीच में अटैचमेंट है। और किसकी हेल्प से अटैचमेंट है, विद द हेल्प ऑफ सम सल्फेट ग्रुप्स। तो दीज आर नोन एज डाइसल्फाइड ब्रिजेस।
ठीक है। तो एक शीट जो है उसके ऊपर दूसरी शीट आ जाती है, फिर उसके ऊपर दूसरी शीट्स है, और एडजेसेंट शीट्स जो है वो आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेजेस। So this structure of this second structure of the protein it is known as beta plated sheet structure. ठीक है, फर्स्ट इज नोन एज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, सेकंड इज नोन एज बीटा प्लेटेड, ठीक है, शीट स्ट्रक्चर। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा कि ऑल द प्रोटीन थ्रेड्स दे अरेंज्ड themselves in a linear fashion and you can easily identify the position of each and amino acid which is present in the protein thread. But कहते हैं it is not always be the case that the protein thread can exist in the form of a linear or rigid rod. The protein threads they have the ability to fold over one another. So if all the folds they exist in a right-handed fashion, then such type of secondary structure of protein it is known as alpha helix structure. ठीक है, एक हमारे पास सीधी रोप है पर वो कहते हैं कि बीच में क्या हो गई है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो गई है और न्यूमरस फोल्ड उसके अंदर बन गए हैं, पर सारे के सारे फोल्ड्स जो हैं वो कैसे बने हैं, राइट हैंडेड फैशन में बने हैं। तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बोला गया। बीटा प्लेटेड शीट उससे कैसे डिफरेंट है, देयर इज वन लेयर ऑफ प्रोटीन्स ऊपर की तरफ एंड उसके बिलो, उसके एग्जैक्टली बिलो जो है अनदर लेयर है प्रोटीन थ्रेड्स की, पर एडजेसेंट लेयर ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर उनके बीच में उनको लिंक करने वाले जो ब्रिजेस हैं उनको क्या नाम दिया गया है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस का। तो सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर नोन एज द बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि बीटा स्ट्रैंड की फॉर्म में जो प्रोटीन्स एग्जिस्ट करते हैं इस स्ट्रक्चर की फॉर्म में, तो तब आपको वो फ्लैट नजर आते हैं, क्योंकि जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सारी लेयर्स जो एक के ऊपर एक है वो सारी एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएंगी, बैठ जाएंगी। ठीक है, अगर आप उसको ओपन करेंगे तभी आपको डाइसल्फाइड ब्रिजेस नजर आएंगे एडजेसेंट लेयर्स में, अदरवाइज इफ यू अप्लाई प्रेशर यू आर एबल टू पुट ऑल द लेयर्स, ठीक है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर की फॉर्म में हम उन्हें ऑब्टेन कर लेंगे। क्लियर बेटे, अब आगे हम उसके टर्शरी स्ट्रक्चर पे, तो कहते हैं कि टर्शरी स्ट्रक्चर क्या प्रोटीन का कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो इन द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इट इज अगेन द प्रोटीन स्ट्रैंड्स और द थ्रेड्स दे एग्जिस्ट इन मेनी फोल्डेड फॉर्म्स। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर में भी हमें प्रोटीन के जो थ्रेड्स हैं उसमें बहुत सारे फोल्ड नजर आते हैं, बट दिस टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो वुलन बॉल। ठीक है, जैसे एक ऊन का गोला होता है, वुलन बॉल होता है ऊन का गोला, और उसमें से कुछ थ्रेड्स अगर आप उसके ओपन कर देते हो और कुछ थ्रेड्स क्या रहते हैं उसके ऊपर बाइंडेड रहते हैं, तो जैसा वो हमें नजर आता है वैसे ही हमें क्या नजर आता है, यहाँ पे टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का नजर आता है। देखो टर्शरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस, अगर आपने वो नोट्स खोल के देखे हैं तो उसके साथ हमने हर एक स्ट्रक्चर के एग्जांपल भी आपको बताए होंगे। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का जो है वो इस तरह से है, जैसे एक वूलन बॉल जो है वो क्या हो गया, ओपन हो गया। आपके पास एक ऊन का गोला था एंड वो क्या हो गया, ओपन हो गया, और उसके जो ओपन थ्रेड्स हैं उन्होंने अपने आप को इस तरह से न्यूमरस फोल्ड्स के फॉर्म में अरेंज कर दिया, तो दैट इज नोन एज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ठीक है बेटे, टर्शरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का उसमें प्रेजेंट ये जो सारे फोल्ड है, ऑल ऑफ दीज फोल्ड, these folds they act as active sites। ठीक है, तो आपको पहले बताया था कि जब प्रोटीन अपने टर्शरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, एंजाइम्स की तरह बिहेव करता है। तो देखो हर एक एंजाइम जो है उसको क्या करना पड़ता है, अपनी रिएक्शन करने के लिए सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना पड़ता है। हर एक एंजाइम जो है इसकी किसकी रिक्वायरमेंट है, सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट है। सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या है, जैसे किसी भी रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है, उसी तरह से कोई भी एंजाइम जो है उसने अगर कोई कैटालाइज करनी है रिएक्शन तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट है, सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो वो जो सबस्ट्रेट होता है उसने क्या करना है, उसके साथ किसने जाके बाइंड करना है, एंजाइम ने जाके बाइंड करना होता है। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि जब प्रोटीन्स जो हैं वो इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं और वो एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं, तो उनके ये जो फोल्डेड पार्ट हैं ये एक्टिव साइट्स बन जाते हैं, और इन एक्टिव साइट्स पे कौन आके फिक्स हो जाते हैं, सबस्ट्रेट, और एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो अच्छे से टाइटली बाउंड हो जाते हैं, और उसके बाद एंजाइम क्या करने लग जाता है, अपनी एक्टिविटी शो करता है,
और उसके बाद जितने भी सबस्ट्रेट्स हैं, क्योंकि सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट है, तो धीरे धीरे वो उसको किसमें कन्वर्ट करता जाता है, प्रोडक्ट्स जो है उसमें कन्वर्ट करता जाता है। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा जब बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आपको पता लगेगा। इस तरह से अगर हमने जो है एक एंजाइम को रिप्रेजेंट किया है, तो दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ दैट एंजाइम। तो दिस एंजाइम हैज टू बी बाइंड इटसेल्फ विद अ सबस्टेंस। देखो इस सबस्टेंस का स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाया है, कि अगर मैं इसको इसके पास लेके जाऊं तो ये ऐसे फिट हो जाएगा बड़ी सी, ठीक है बेटा। तो जब ये इसके साथ फिट हो जाता है तो बनने वाले कॉम्प्लेक्स को हम क्या करते हैं, ES कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो एंजाइम अपना काम शुरू कर देता है, सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन करने लग जाता है, और ब्रेकडाउन करने के बाद सारे सबस्ट्रेट्स जो हैं उसको किसमें कन्वर्ट करता जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता जाता है। तो जब भी ये जो ES कॉम्प्लेक्स है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, EP कॉम्प्लेक्स में। जब सारे के सारे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बन गए तो एंजाइम इसमें से अलग हो जाता है और प्रोडक्ट जो है उनको क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, और एंजाइम फिर से एक न्यू रिएक्शन जो है उसके लिए फ्री हो जाता है। ठीक है, यही डेफिनेशन थी ना एंजाइम की, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट व्हिच एनहांस द रेट ऑफ ए बायोकेमिकल रिएक्शन बट विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन दैट रिएक्शन। तो यही हुआ, एंजाइम आया, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हुआ, क्या बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, सारे सबस्ट्रेट्स को किसमें कन्वर्ट करने लग गया, प्रोडक्ट में। जब each and every substrate it gets converted into the product, now what happened, the enzyme has to be separate from the product and free for catalyzing the next reaction। ठीक है बेटे, तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो है उसमें कहते हैं कि जो प्रोटीन्स के लॉन्ग थ्रेड्स हैं वो अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं जिस तरह से एक हॉलो वुलन बॉल होती है, और इसके अंदर हमें प्रोटीन्स जो है उसका 3 डायमेंशनल व्यू हमें नजर आता है। ठीक है, और टर्शरी स्ट्रक्चर में जब प्रोटीन्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो कौन सा फंक्शन प्ले करते हैं, एंजाइम्स का फंक्शन प्ले करते हैं, क्योंकि इसमें प्रेजेंट जो न्यूमरस फोल्ड है वो यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करते हैं, एक्टिव साइट्स की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है बेटे, सी द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो प्रोटीन्स का टर्शरी स्ट्रक्चर हमें कैसा नजर आता है। ठीक है बेटे, क्लियर है अच्छे से, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद देखो लास्ट जो है दैट इज नोन एज द क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एंड व्हाट इज द क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर क्या कहता है कि प्रोटीन्स जो हैं उसमें प्रेजेंट जो भी अमाइनो एसिड्स हैं वो अपने आप को जो है कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप्स की फॉर्म में अरेंज कर लेती है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हैं उसमें स्फेयर्स भी हो सकते हैं, स्फेयर बन सकते हैं, या फिर कोई स्क्वायर की फॉर्म ले लेंगी या क्यूब की फॉर्म ले लेंगी। ठीक है, तो ये सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स की फॉर्म में जब प्रोटीन थ्रेड्स अपने आप को अरेंज करते हैं देन दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, तो देखो क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर जो है उसमें या तो प्रोटीन थ्रेड्स जो है वो अपने जो लीनियर स्ट्रिंग्स हैं उनको इस तरह से अरेंज करेंगे कि क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है बेटे, या फिर उसको अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि वो क्या बना ले, कोई स्क्वायर बना ले, या फिर उसके अलावा जो है वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे कि वो क्या बना ले, कोई क्यूब जो है उसका फॉर्मेशन कर। अगर प्रोटीन थ्रेड्स अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि उससे स्क्वायर, स्फेयर या फिर क्या बन जाते हैं, क्यूब्स बन जाते हैं, तो ये अरेंजमेंट जो है प्रोटीन्स का वो इसका क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है बेटे, चारों स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए हैं। Here see the quaternary structure of the protein is like this. नहीं बनाना नहीं है, लिखना है, सिर्फ दिखाया जा रहा है आपको कि प्रोटीन का क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर हमें ऐसा नजर आए। ठीक है, इतना नहीं, इसमें सिर्फ आपको थ्रेड्स बताए हैं, आपको थ्रेड्स कैसे भी करके अपने आप को अरेंज कर लेंगे, फोल्ड उसके अंदर रहेंगे। अगर उन्होंने सर्कुलर फैशन में अरेंज कर लिया तो वो स्फेयर की फॉर्म ले लेंगे, अगर उन्होंने स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज किया है तो फिर वो बन जाएंगे इक्वल साइड वाले स्क्वायर बन जाएंगे, अदरवाइज वो क्यूब की फॉर्म में भी अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, या कोई प्लेट लाइक अरेंजमेंट भी वो शो कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन, एवरीथिंग इज रिटन इन द बुक। जब आप पढ़ेंगे
आपको पता लग जाएगा क्या क्या हमें पता लगता है। ठीक है बेटा, इस पे आ जाएगा हमें 4 या 5 का क्वेश्चन। एक्सप्लेन द वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स इन डिटेल। प्राइमरी स्ट्रक्चर, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड देन क्वाaternary स्ट्रक्चर विद एग्जांपल। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बता रही हूँ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स दे आर आल्सो नोन एज polysaccharides. The word saccharide here stands for sugar molecules. ठीक है, तो where we find these carbohydrates? So these carbohydrates they are generally found in the acid insoluble form. So when we done the chemical analysis, then you obtain two things. One is redentate and other is filtrate. Filtrate वाले को हमने acid soluble pool बोला था ना, और जो आपका रिडेंटेड था जो ऊपर रह गया था फिल्टर पेपर में, उसको हमने एसिड इनसॉल्युबल पूल बोला था, और उसी में हमें क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है बेटे, एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो है इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसकी जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं उनको क्या बोला गया है, शुगर बोला गया है। एंड द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ शुगर्स आर द ग्लूकोज। ठीक है, तो जनरली जो इनकी मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं जिसमें सिर्फ एक ही शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दे आर नोन एज मोनोसैकेराइड्स। इनको मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। सो मोनोसैकेराइड्स आर देयर बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर देयर। तो उसमें फर्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज सेलुलोज। यू नो दैट सेलुलोज इट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है, और ये बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना हुआ है। And these monosaccharide units which form the polysaccharide cellulose here, they are the glucose unit only. तो सारे के सारे ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं जब बहुत सारे चेन लाइक फैशन में अरेंज हो जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं, सेलुलोज बनाती हैं। ठीक है बेटे, क्योंकि बनाने वाली सारी सैकेराइड यूनिट्स जो हैं वो सेम है, इसलिए यहाँ पर सेलुलोज जो है वो किसका एग्जांपल है, एक होमोपॉलीमर का एग्जांपल है। क्लियर है? उसके बाद देखो देयर इज वन अनदर एग्जांपल, देन दैट इज स्टार्च। तो आपको याद होगा 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि स्टार्च जो है इट इज प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यूज। ठीक है, प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है वो स्टार्च की फॉर्म में जो है वो स्टोर हो जाती है, और एनिमल्स में एक्स्ट्रा एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। तो बोथ ऑफ दीज आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, यस, देयर इज वन अनदर पॉलीसैकेराइड। बुक में सब कुछ दिया हुआ है। द नेम ऑफ द पॉलीसैकेराइड इज इनोलिन एंड इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इसको बनाने वाली सारी की सारी यूनिट्स जो हैं मोनोसैकेराइड यूनिट्स वो फ्रक्टोज की होती है। तो जब न्यूमरस फ्रक्टोज यूनिट्स जो हैं दे जॉइंड एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड व्हिच इज नोन एज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो अ पॉलीमर इज फॉर्म्ड एंड दैट पॉलीमर इज नोन एज इनोलिन। ठीक है बेटे, इंसुलिन ये समझना है आपको, INULIN। मोनोसैकेराइड यूनिट्स क्या है, सिर्फ फ्रक्टोज है। सेलुलोज की मोनोसैकेराइड यूनिट्स कौन सी है, ग्लूकोज है। स्टार्च की भी मोनोसैकेराइड यूनिट्स कौन सी है, ग्लूकोज है। ठीक है, इनुलिन की मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो है वो कौन सी है, फ्रक्टोज है। फिर देखो बेटे, इन अ पॉलीसैकेराइड चेन द राइट एंड इज नोन एज रिड्यूसिंग एंड। तो कहते हैं कि अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो है उसको आप एक लॉन्ग चेन की फॉर्म में इमेजिन करते हैं, तो उसका जो राइट हैंड है उस एंड को हमने क्या बोला है, रिड्यूसिंग एंड बोला है, और जो लेफ्ट एंड है उसको हमने क्या बोला है, नॉन रिड्यूसिंग एंड बोला है। और इसके अलावा किसी भी कार्बोहाइड्रेट में हमें न्यूमरस ब्रांचेस नजर आती है। नीचे देखो एक डायग्राम नजर आ रहा है बुक के अंदर। ठीक है बेटे, और उस डायग्राम में आपको इस तरह से उसने चेन दिखाई हुई है कार्बोहाइड्रेट्स की। इस तरह से हमें कार्बोहाइड्रेट्स का एक लॉन्ग चेन नजर आएगी। एक एंड को हमने क्या बोला है, रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, दूसरे एंड को हमने क्या बोला है, नॉन रिड्यूसिंग एंड। एक मिनट, राइट हैंड को लिखा है ना, मैंने लेफ्ट में लिख दिया, तो नॉन रिड्यूसिंग कर लो। ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि इस मेन चेन में से इस तरह से बहुत सारी हमें क्या निकलती हुई नजर आती है, साइड ब्रांचेस निकलते नजर आती है। तो यहाँ पे जो ब्रांच स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहे हैं वो भी किसके हैं, मोनोसैकेराइड यूनिट्स के ही हैं।
मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो लीनियर फैशन में ही अरेंज नहीं होंगे उसके अंदर मोनोसेक्राइड। कुछ मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो मेन जो ब्रांच है उसमें से साइड ब्रांच की फॉर्म में अराइज होंगे। ठीक है, तो साइड ब्रांचेस जो हैं वो भी किसकी होंगी, मोनोसेक्राइड यूनिट्स की होंगी। उसके बाद देखो स्टार्च के बारे में उसने बताया हुआ है कि स्टार्च जो है वो हमें हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो शो करता हुआ नजर आता है, और स्टार्च के बीच में जो हेलिक्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, अगर हम स्टार्च का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके अंदर कहते हैं कि इस तरह से बीच में क्या है, फोल्ड्स प्रेजेंट है, और ये जो फोल्ड्स होते हैं इनके बीच में कौन से मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं, आयोडीन के मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। तो स्टार्च जो है वो आपको लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट चेन्स के फॉर्म में नजर आएंगे, पर सारी चेन्स जो है वो कैसी होंगी, बीच बीच में फोल्डेड होंगी। और जो फोल्डेड पार्ट होंगे हेलिक्स वाले, जब आप स्टार्च का ट्रीटमेंट किसके साथ करेंगे, आयोडीन के साथ करेंगे, तो आयोडीन के जो एटम्स हैं वो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, ट्रैप्स हो जाएंगे। ठीक है बेटे, और इसीलिए हमें स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ कौन सा कलर देते हुए नजर आता है, ब्लू ब्लैक कलर देते हुए नजर आता है। तो इसलिए आयोडीन जो है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाती है और उसके बाद ब्लू कलर देती है। ठीक है, क्लियर है। फिर आगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का बताया हुआ इसने कैसे। सेलुलोज के अलावा देयर इज वन अनदर पॉलीसेकेराइड, इट इज नोन एज काइटिन। काइटिन जो है वो फंगस की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट डोमिनेंट टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है बेटे, थोड़ा और ज्यादा है फिर कल बताती हूँ। क्या चीज, कल बेटे परमानेंट स्लाइड रखेंगे तभी हम माइक्रोस्कोप सेट करके आएंगे।